ये नोट्स में अटैच होगा, ये उसमें नहीं है, बुक में नहीं है। बस एक्विजिशन मेथड रह गया है, नेगेटिव गुडविल रह गई है, 3 चीज़ें रह गई हैं। मंडे को भी बुक लेके आनी है। पास पेपर क्वेश्चन 2 निकालें। पेज नंबर 744। हाँ, दोनों किताबें लेके आनी है। 744 मंडे को। पॉज कर दो थोड़ी। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पिस्टाचियो एंड मिंट लिमिटेड। बस इसमें एक चीज़ देख लें कि ये इन्वेस्टमेंट इस काबिल हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको वर्किंग में ले जाएंगे। ये थोड़ा सा नज़र मार लें। फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एमएल शेयर स्टिल अनरिकॉर्डेड। बस ये वाली अनरिकॉर्डेड है, इसमें कुछ चीज़ें अनरिकॉर्डेड हैं सब्सिडरी वाली में। इसको वर्किंग 1.1 में ले जाएंगे, इसको डायरेक्ट वर्किंग 7 में ले जाएंगे। अभी डेट वगैरह छोड़ें। जी मुज़क्किर किधर गए हुए थे? बोलो अभी मैं। चार सुन्नतें फर्जों से पहले नहीं पड़ी थी? फिर लेट क्यों हुए भाई? लेट क्यों हुए फिर? मुज़क्किर मुझे उससे बात कर लेने दो। पानी पी रहे थे। मुज़क्किर कौन सा इलाका है आपका? जी मुज़क्किर भाई कौन सा इलाका है? मर्दान। कब गए थे मर्दान आखिरी दफा? वर्किंग नंबर? मुज़क्किर कितने पेपर उठाए हुए हैं? 3 पेपर उठाए हुए हैं। सही चल रहे हैं? मुज़क्किर टेस्ट दे रहे हो? मुज़क्किर आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। मुज़क्किर मुज़क्किर टेस्ट दे रहे हो? मुज़क्किर मुज़क्किर होमवर्क रोजाना करते हो? मुज़क्किर क्लास वर्क का सवाल भी करना होता है, वो करते हो? क्वेश्चन 8 घर जाके किया था मुज़क्किर? देख लिया था। मुज़क्किर ये देखने पे जिंदगी नहीं गुजरती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुज़क्किर कब पढ़ना शुरू करोगे? मुज़क्किर कब पढ़ना शुरू करोगे? ये तो आप, हाँ जी होमवर्क बोलो। ये हम जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह। फिर शेयर कैपिटल। अच्छा कोई पेरेंट को हमने शेयर तो नहीं इशू किए थे सऊदी किंग को? किए हैं? ये 1 तो छोटा मोटा आप लोग लगा ही लेते होते हैं। शेयर कैपिटल पेरेंट का
बाहर लिख दूं अंदर लिखूं? बाहर, क्लास से बाहर रख लेना हमने। एस का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम 100, पीआरई 780, एसआरई ये तो नहीं नोट करने का टाइम दिया जाएगा, ये तो बस होमवर्क से कंपेयर करना है। कितना? 480। एडजस्टमेंट समझने पे फोकस कीजिएगा। लायबिलिटीज 340 प्लस 180। मुज़क्किर ये वाला होमवर्क किया था? लोगों के दोस्त टाइम पे आते हैं और सैफ के दोस्त लेट आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग आ रही रहेगी वर्किंग 7 में 340। वेल डन। पोस्ट आरई क्लोजिंग 340। 1 2 3 4 5 12 13 फिगर नोट कर ली। चलें जी, अब एडजस्टमेंट्स करना शुरू करने लगे। होमवर्क वाले सवाल की भाई भी आ गए। तो डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोस। पेरेंट ने सब्सिडरी को, भाई बोलना नहीं, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है साल के मिड में 1 अप्रैल को, और अब ये डेप्रिसिएशन आज से 9/12 करनी है जहां भी करनी हुई, अगर करनी पड़ी। और पेरेंट ने एसोसिएट को खरीदा है साल के पहले दिन। तो इसकी प्री आरी ये है और इसकी प्री आरी ये है, 200 और 360। 360 200 थर्ड डबल एंट्री माइनस 200। बस जाओ चुप। ये कितना था? पेरेंट ने 25% खरीदा है एसोसिएट को और 80% सब्सिडरी को। एक बात याद रखिएगा, इस पे हमारा कंट्रोल है और इस पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये इन्वेस्टीज हैं दोनों जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टर हैं, तो इस पे हमारा कंट्रोल आ गया। 80% शेयर खरीदिए, क्योंकि जनरल रूल आज हमने पढ़ा था कि 50% से ऊपर खरीद लें तो हमारा कंट्रोल आ जाता है। तो पावर ओवर इन्वेस्टी भी है भाई। होमवर्क में ये की थी ना, ये होमवर्क के अंदर नहीं, इसलिए तो टाइम नहीं देना, अगले सवाल से आपको नोट करने का टाइम देना है। ये तो होमवर्क वाले में। अच्छा जी, द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस इज स्टिल अनरिकॉर्डेड। फिर ये क्या रिकॉर्ड हुआ है? ये तो एक रिकॉर्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट इन एमएल। फिर ये क्या रिकॉर्ड हुआ है? ये कैश पे किया होगा, ये कैश पे किया होगा। द फॉलोइंग कंसिडरेशन लीडिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। हमने उसको लैंड दे दी है, याद रखिएगा। पीटीसीएल ने सऊदी किंग को ट्रांसफर ऑफ पीएल्स लैंड टू ओल्ड ओनर्स ऑफ एस। पीएल ने अपनी लैंड ट्रांसफर कर दी है ओल्ड ओनर्स ऑफ एस को। ये पेरेंट की किताबों में एक सिंपल डिस्पोजल की जनरल एंट्री है। अच्छा, इसका मैंने तरीका बताया था। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पीपी क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट्स को आपने डेबिट करना है फेयर वैल्यू पे। आमतौर पे पीपी बेच के कैश आता था, लेकिन अब मुझे शेयर्स मिल रहे हैं। पीपी को क्रेडिट करना है बुक वैल्यू से, फिर देखेंगे गेन आ रहा है या लॉस। इन्वेस्टमेंट्स फ्री होल्ड लैंड हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 88 एंड फेयर वैल्यू ऑफ 108। बैलेंसिंग क्या आ रहा है? अदर इनकम, गेन 20। अनरिकॉर्डेड का मतलब है बस ओरिजिनल एंट्री कर दें, उसी को पोस्ट करना है।
ये कोई बंदा क्वेश्चन नंबर मुझे लिखवा दे। हमारी जो किताब के अंदर हमने इससे सा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो। क्वेश्चन 21 है या 22 है, पता नहीं। क्वेश्चन 19, 21, 20, 21, 22, जो क्वेश्चन नंबर 21 जैसा है। पेज नंबर 591 नहीं, 591 पे तो उसकी वो लिखी हुई है ना, 55 पे कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन 21, नई बुक है ना, 557 पे क्वेश्चन 21। एक्सेलेंट, रेफरेंस के तौर पे। जब कभी पेरेंट सब्सिडरी को खरीदे और पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए अपना एसेट ट्रांसफर करे सऊदी किंग को, तो पेरेंट अपना एसेट किताबों से निकाल कर कैश की बजाय इन्वेस्टमेंट डेबिट करेगा और बैलेंसिंग फिगर जी एज पर क्वेश्चन ये आपने कैश पे की है। अब आपने लैंड गिवन, एक मिनट एंट्री पूरी करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट अनरिकॉर्डेड, तो लैंड तो तुम्हारी चली गई, ये चली गई है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, ये सऊदी किंग को दे दी है, हमारी किताबों से चली गई। मैंने बताया था इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। और खुशी रिकॉर्ड नहीं की हमने, गेन ऑन लैंड 20, SRER के लिए जगह छोड़ दी। नेचर लिख लिया करें तो बात जरा आसान रहती है। CRE क्रेडिट हो रहा है, खुशी। चलें जी, हाइब्रिड में वेलकम करें लेट आने वालों को। ये तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि बंदा चलो आ तो गया। The following consideration relating to purchase of subsidiary are still not recorded. 115 मिलियन का कैश उसको अगले साल के शुरू के दूसरे महीने दिया जाएगा अगर सब्सिडरी का नेट प्रॉफिट 2019 की बनिस्बत 2020 में 20% बढ़ गया। शुक्र है वो प्रॉफिट्स इसने नहीं दिए, वरना हमें कंपेयर करना पड़ता कि प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो वो प्रॉफिट्स उसने नहीं दिए पुराने साल के और इस साल के। मैंने ये कहा था कि ये पैसे आपने देने हैं अगले साल के दूसरे महीने, अगले साल के दूसरे महीने। इस एडजस्टमेंट को करने का तरीका क्या हुआ करेगा, ज़रा तसल्ली से देखिएगा। इस एडजस्टमेंट को करने का तरीका क्या हुआ करेगा? इस एडजस्टमेंट को करने का तरीका ये हुआ करेगा कि आपने जहन में टाइमलाइन बनानी है और टाइमलाइन बनाकर हमने सब्सिडरी को ख़रीदा है 1 अप्रैल को और हमारा ईयर एंड है 31/12/20 और अगला ईयर एंड है 31/12/21। हमारा ईयर एंड 31/12/19। फरवरी में हमने उसको एक पेमेंट करनी है। कैश ऑफ 115 मिलियन वुड बी पेड इन फेब, यानी तकरीबन 9, 10 और 11 महीने बाद वुड बी पेड इन फेब अगर एस के प्रॉफिट 2019 के ज्यादा आ गए एज कंपेयर टू 2018। वो मेरे 2018 ही बनेगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। आप लोगों ने बता दिया हमारा साल 2019 है। अगर हमारे साल प्रॉफिट ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू पिछला साल। मैंने कहा था कि इस फ्यूचर वैल्यू को आपने नहीं लेना और मैंने ये भी कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट, इस एडजस्टमेंट में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, खाली पीवी नहीं होती कि 115 आज अगर इधर दे दें तो क्या वैल्यू होगी। इसमें एक्चुरियल्स होते हैं जिनका काम होता है ये कैलकुलेशंस करना। वो प्रोबेबिलिटीज़ लगा के देखते हैं कि
परसेंटेज आने का कितना यकीन है, प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, तो इस सारी कैलकुलेशंस की बेस पर फेयर वैल्यू वही आपको निकाल के दिया करेंगे जो सवाल में गिवन हुआ करेगी। देखें यही मसला होता है, सारा का सारा मसला ही ये है। जिस वक्त बंदा एडजस्टमेंट समझा रहा होता है ना काम की, एक ये एडजस्टमेंट है काम की और एक नीचे एडजस्टमेंट है स्टॉक वाली, उस वक्त लोग वो अनएडजस्टेड फिगर्स नोट करके अल्हम्दुलिल्लाह सारी 12-13 फिगर्स नोट हो गई। अच्छा, तो आई रिपीट फॉर दिस पर्सन, डियर गाय, कैश ऑफ 115 वुड बी पेड इन फरवरी। 11 महीने बाद तकरीबन कैश पे किया जाएगा 115 का, अगर इसके प्रॉफिट अच्छे आए। ये 115 यहां पे खड़ा होके ये फ्यूचर वैल्यू है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। अब मैंने कहा था डिस्काउंट रेट यूज करते हुए इफ वाली एडजस्टमेंट में आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि इस दिन की फेयर वैल्यू आपको देगा। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्सिडरेशन, ये परचेज प्राइस पेमेंट ऑफ दिस कॉन्सिडरेशन ऑन एक्विजिशन डेट वॉज, ये तो फ्यूचर वैल्यू है 115, ऑन एक्विजिशन डेट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 70। लेकिन जीयर एंड पे इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। जीयर एंड पे तकरीबन महीना डेढ़ रह गया, या आप चले महीना ही समझ लेंगे, जो कम फेब को पेमेंट होनी है। जीयर एंड पे थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद पेमेंट हो जानी है। जीयर एंड पे पता चल गया कि ये टारगेट मीट हो गया है। अब ये वाहिद ऐसा आईकैप का सवाल है जिसमें आईकैप ने जीयर एंड की फेयर वैल्यू नहीं दी, ईयर एंड की फेयर वैल्यू नहीं दी, क्योंकि पेमेंट बहुत करीब पड़ी हुई है, बस महीने के अंदर अंदर मैंने उसको पेमेंट कर देनी है। आप बता दें आपके ख्याल से फेयर वैल्यू को जीयर एंड पे 70 पे ही रखूं या टारगेट मीट हो गया है? अब मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म हो जाना चाहिए इफ टारगेट इज मेट डेट आई हैव टू पे दिस अमाउंट एट ₹115। हल्का फुल्का कोई डिस्काउंट के फैक्टर, फेयर वैल्यू के फैक्टर, पता नहीं कौन कौन से फैक्टर लगते हैं, लेकिन अब मुझे महीने के अंदर अंदर पेमेंट ड्यू है, तो कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग भी नहीं इतनी रह गई। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग होती है अच्छा खासे अरसे बाद पेमेंट हो, उसमें पीवीज निकालनी पड़े। तो जब सवाल क्लियरली बता रहा है कि सेट टारगेट हैज बीन मेट, सो आई शुड बी कंफर्म एट ईयर एंड कि पेमेंट वही है जो उससे वादा की गई थी। और अगर सवाल होता सेट टारगेट इज नॉट मेट, तो फिर मैं ये भी कह सकता था शायद ये लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो ही हो गई है। तो सेट टारगेट हैज बीन मेट तो बहुत रेयर उसने सवाल दी है, वो असल में ईयर एंड की फेयर वैल्यूज दिया करेगा आने वाले दिनों में। अब ईयर एंड की फेयर वैल्यू सवाल में मिसिंग थी, इजी मार्क्स हम फिर भी ले सकते थे ये वाली एंट्री करके, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो टारगेट हैज बीन मेट का क्या मतलब है कि 31 दिसंबर को अब मुझे कंफर्म हो गया है कि जो वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा। बाकी महीने का डिस्काउंट फैक्टर शायद नहीं होगा, और तो अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलें जी, ये नोट कर लें, इसकी एंट्रीज भी साथ ही कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1.3 एंट्री बोलें यकम अप्रैल को, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 70। वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार दें, लेकिन ज़बानी गुजार दें। 70 वालों को 115 देने हैं, तो 45 ज़्यादा देने हैं। एक्सपेंस P&L के सवाल में डेबिट, लेकिन बैलेंस शीट के सवाल में एक मिनट अगले साल की एंट्री बता दें जो फरवरी में करेंगे। पेएबल खड़ा हुआ इस वक्त 115 पे, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, अगले साल ये एंट्री करेंगे। हाँ, परचेज कंसिडरेशन पेएबल लफ्ज लिख दो, लेकिन इसको इक्विटी में नहीं डालते। इक्विटी में किसको डालते हैं? शेयर इशू करने का वादा, शेयर थोड़े से शेयर दे दूंगा, ये लाइबिलिटीज में जाती है। वो परचेज कंसिडरेशन पेएबल जो थी ना, वो दूसरी चीज थी। ओके, एंट्री करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आप लोग लफ्ज़ ना लिखिएगा। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी से फिर आपके जहन में चले जाएंगे कि सब्सिडरी के खिलाफ कोई कोर्ट केस हुआ हुआ है और सब्सिडरी पता नहीं हारेगी या जीतेगी। सब्सिडरी के खिलाफ तो कोर्ट केस नहीं हुआ हुआ, ये तो पेरेंट की किताबों में पेरेंट अपने आप को लाइबल फील करे टुवर्ड्स सऊदी किंग। इस एडजस्टमेंट की ब्यूटी ये हुआ करेगी कि ये एडजस्टमेंट करने के लिए ब्लू शॉपर, भाई जल्दी बैठना, जल्दी बैठो, इस एडजस्टमेंट करने के लिए क्लास तो लेने दिया करो लेट आने पे। ये एडजस्टमेंट करने के लिए आगे हो जाओ ना। इस एडजस्टमेंट की ब्यूटी ये हुआ करेगी द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एस। फौरन आपके जहन में सऊदी किंग आ जाना चाहिए बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। बेटा कब समझेगा, तो 100 लेक्चर्स के बाद जूते पड़ा करेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट अनरिकॉर्डेड थी ना, तो रिकॉर्ड करें। पेएबल, अनवाइंडिंग नहीं करनी इसमें। अनवाइंडिंग करनी है जब कैश देने का वादा हो, इफ के साथ नहीं। ये इफ के साथ वादा है तो इसमें अनवाइंडिंग नहीं करनी, इसमें ना वाइंडिंग करनी है, ना डिस्काउंट करना है ना अनडिस्काउंट करना है। इसमें आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी इसमें आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी और ईयर एंड पे उसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। अब ईयर एंड पे वर्सेस वाली 70 वाली लायबिलिटी कितने पे करनी है? 115 पे। तो 45 की एंट्री अभी क्या की है हमने? खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी कितनी? खर्चा पेरेंट को पड़ेगा, खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड कर दिया। ओए साडा मार्कर दे दो। अच्छा जी अंजुम यूट्यूब। अच्छा जी इदरीस कौन है? अंजुम तो मैं वैसे बोल रहा था, अंजुम तो हमारी अंजुम किधर थे बेटा? तुम्हारी सोच, तुम क्लास में रहा करो बस। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ एमएल, सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू और एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू। ये नई चुड़ैल आई है सवाल में, इसका कुछ नहीं करना होता भाई। ये सब एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू का क्या करना है, वो तो कहीं भी नहीं हमने देखा था। एसोसिएट के शेयर के फेयर वैल्यू का नहीं करना होता। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू इग्नोर करें। हाँ खुदा ना खास्ता कह दे कि हमने एसोसिएट के शेयर बाजार से 16 रुपए पर शेयर के एतबार से खरीदे हैं, तो वो वर्किंग 7 में कॉस्ट है, तो इसको काट दें। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। आप लोग ऐसा करें कि ये जो साथ है ना बेशक, लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो रिक्वायरमेंट भी इधर ही लिखते रहें। सबसे पहले ये लिस्ट डाउन कर लें द फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट शेयर्स। द फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट शेयर्स इज इग्नोर्ड। बस लॉजिक क्यों नहीं, लिस्ट डाउन। एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू तो माय डियर कहीं नहीं जाती। अगर ऐसा सवाल आ जाए ना कि आई बॉट एसोसिएट शेयर्स फ्रॉम मार्केट बाय पेइंग ₹16 पर शेयर, वो फिर अलग बात है, वो कर लेते हैं। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी फीस नहीं दी हुई आपने। अच्छा अच्छा सुन, तो वैसे ही जरा मेरा इसका। अच्छा अब मुझे ये बताएं एसोसिएट का शेयर कैपिटल कितना है? 400 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं कितने शेयर हैं? 40 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं 40 मिलियन का 25% कितने शेयर हमने खरीद लिए? 10 मिलियन। कितने शेयर हमने खरीद लिए? 10 मिलियन। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 मिलियन शेयर्स मैंने 16 रुपए के खरीदे हैं और 160 मिलियन के शेयर खरीदे हैं। पता नहीं क्यों इधर निकल गया था ये। 10 ज़रब 16 160 मिलियन। मैंने तो कतर के किंग को 170 मिलियन दिए हैं। भाई याद रखिएगा, इक्का दुक्का % शेयर बाजार से मिल जाते हैं। जब आपने 25-25, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90, 100% शेयर किसी के खरीदने हो तो फिर बाजार से नहीं मिलते, फिर पुराने ओनर्स को ढूंढना पड़ता है। पुराने ओनर्स मुंह मांगी कीमत लेते हैं। तो इसलिए
ये नहीं सवाल में लिखा हुआ कि मैंने 16 रुपए दे के शेयर खरीदे, ये बताया हुआ एसोसिएट का शेयर बाजार में इतने रुपए का है। इस फिगर को कहीं कभी कुछ भी नहीं करना। पी के शेयर की फेयर वैल्यू तब रेलिवेंट होती है जब हम सऊदी किंग को या कतर के किंग को नए प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके दें। एस के शेयर्स की फेयर वैल्यू तब इंपॉर्टेंट होती है जब एनसीआई बाजी फेयर वैल्यू पे है। एनसीआई बाजी पता नहीं किस में आज कहाँ लिखा हुआ है, पी एन उत्ते लिख चढ़िया अगर तो ठीक है, ये फिर लिखी हुई है तो इसलिए इसको उठा लें 18 को, एनसीआई की फेयर वैल्यू। अच्छा आज मुझे पूरा काम करवाएं, आज मुझे पूरा काम करवाएं। एस का शेयर कैपिटल जरा देखें कितना है, 700। 700 का मतलब है 70 मिलियन शेयर्स है एस के, उसमें से इमरान खान के पास कितने हैं, 20%। कितने बन गए, 14 मिलियन। 14 मिलियन शेयर्स इमरान खान के पास हैं। अगर वो बाजार में अपना शेयर बेचे तो फिर शेयर कितने का बिकेगा जो उसके पास एस का है, तो एनसीए की फेयर वैल्यू यही निकाल लिया करें। आप हमें मौका दें, हम निकाल के भी नहीं आएंगे, हम बस फिगर ही लिखेंगे 252। निकी वड्डी नहीं हो रही। अच्छा जी, बॉल पॉइंट जरा मुंह से, आपको नहीं कह रहा था, पिछली रो वालों को आदत पड़ गई है तो देख देख के कहा आपको ही है मैंने भी। छोटे बच्चे को इतना ना परेशान किया करें, उसके बाद नाक तो इसका फुफ्फो पे गया है, कान जो है ना इसके चाचू पे, छोटा वो पुत्र तो मैं आप पे या मैं छोटा बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है। जुबान तो एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन, ये एडजस्टमेंट होती है वर्किंग वन में सरप्लस वाली, एट द डेट ऑफ एक्यूजिशन। और ये एडजस्टमेंट कभी भी आपने P&L में नहीं लेके जानी, ये हमेशा वर्किंग वन में लेके जानी है, क्योंकि इसका नए ओनर से ताल्लुक नहीं है, ये हमेशा वर्किंग वन में जानी है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कैरिंग वैल्यू ऑफ आवर नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्री, जिसकी कैरिंग वैल्यू 130 है और इसकी फेयर वैल्यू 180 है। इजी मार्क्स तो पहले ले लेते हैं। इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 50 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस 180 माइनस 1, ताकि यहीं पे कैलकुलेशन शो कर दें। इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये क्या किया है हमने, हाथ खड़ा करके बता दें, इससे एडजस्टमेंट करते हुए हमने क्या किया है, हाथ खड़ा करके बता दें। इससे एडजस्ट इसमें हमने जो सब्सिडरी के पास पड़ा हुआ स्टॉक था लैपटॉप्स का, कीबोर्ड्स का, उस सारे को फेयर वैल्यू पे ले आए हैं 1 अप्रैल को। गल ना सुनिया कर मेरी, वो तो अच्छा साफ सुन भी रहे हो, मुझे नहीं पता था कि मल्टी वाला है सिस्टम। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ प्रोसेसर तो सिंगल ही चल पे, बड़ी गल है। अच्छा, at the date of acquisition ML carrying values of ML at the date of acquisition of ML carrying value of ML's net assets were equal to the fair value except for inventory which was carried। अच्छा, इसमें हम ये किया है कि इन्वेंट्री के वो सब्सिडरी के सारे क्लोजिंग स्टॉक को, सारे पूरे गोदाम में पड़ा हुआ सब्सिडरी का सारा क्लोजिंग स्टॉक, उसको उठा के एकदम सेल प्राइस पे ले गए हैं। और IS2 तो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि बोतलें 10 रुपए पे पड़ी हुई हैं, उनको बैलेंस शीट में 15 रुपए पे ले जाओ। वो तो फिर जब बिकेंगी फिर तो लॉस गेन लॉस आना ही नहीं। लेकिन सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एंट्री नहीं की, ये एंट्री हमने किया फॉर कंसोलिडेशन पर्पस किया। सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री नहीं की। हुआ क्या बाद में, तो 20% ऑफ स्टॉक अभी तक सब्सिडरी बेच नहीं सकी। इसका मतलब है कि 80% इज सोल्ड इन 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में अप्रैल से लेके
9 मंथ्स को कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन, यानी बाद में। सब्सीक्वेंटली लफ्ज लिखा होता था, सब्सीक्वेंटली इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, सब्सीक्वेंटली कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, बल्कि वो लाइबिलिटी बन गई थी। सब्सीक्वेंटली 80% इज सोल्ड इन 9 मंथ्स में इसने 80% बेच दिया। अब माने ना माने 180% प्रॉफिट बुक हुआ हुआ है, 180% प्रॉफिट बुक हुआ हुआ है। वो भी मैं आज आपको बता दूं कैसे। जितना भी स्टॉक था उसका 100% प्रॉफिट मैंने इसको दे दिया प्रीआरी को। प्रीआरी में मैंने 50 डाल दिए, प्रीआरी में मैंने 50 डाल दिए। जब सब्सिडरी ने खुद बेचा तो खुद बेच के उसने 80% प्रॉफिट फिर रिकॉर्ड कर लिया, उसका 80% प्रॉफिट यहां पड़ा हुआ है 480 के अंदर। आपको कैसे पता है सर ये क्लोजिंग में पड़ा हुआ है? इसलिए कि उसने बाद में बेचा है, 9 मंथ्स बाद में बेचा है। और सादा सी बात है, वो प्रॉफिट जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं एक्विजिशन डेट पे, अगर सब्सिडरी भी रिकॉर्ड कर दे तो हम वर्किंग वन में रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि किसको कहेंगे? सब्सिडरी को तुम रिवर्स कर दो। तो इसकी एंट्री हमने बताई थी, इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। जो काम हम कर चुके हैं, ये हमने किया अभी, वो काम अगर सब्सिडरी भी कर ले तो सब्सिडरी को कहीं उल्टाए। अब सब्सिडरी ने जीपी रिकॉर्ड किया है, तो आज मैं पहली दफा नरेशन लिखने लगा हूं, रिवर्स जीपी रिवर्स करें। सब्सिडरी ने जीपी रिकॉर्ड किया, जीपी रिवर्स करें। जीपी रिवर्स करने की एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री, क्योंकि जीपी तो डेबिट कर नहीं सकते। और ये एडजस्टमेंट किसकी बुक्स में? अच्छा जी, कितना? 50 इंटू 80, बाकी 10 का अगले साल रिवर्स करेंगे। तो बस ये जो काम लिख लें इधर, जो काम पेरेंट कर चुका है वो सब्सिडरी भी कर ले। ये एंट्री सोल्ड स्टॉक से हुआ करनी है, अनसोल्ड से नहीं। हाँ जी, सब्सिडरी ने तो अपनी सेपरेट किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, इसलिए कि उसने बेचा है, बेच के जीपी रिकॉर्ड किया। वो कह रहे 20% स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, तो हमने कहा सब्सिडरी बाकी कितने गया? कहती है 9 महीने के अंदर मैंने जो है वो कस्टमर आते रहे मेरी चीज़ें बेच दी। उसने अपनी किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल तो नहीं यूज़ किया, उसने तो नॉर्मल जीपी रिकॉर्ड किया होगा। सादा सी बात, एक बिल्कुल सादा सी बात है। जब उसके सारे गोदाम में पड़े हुए स्टॉक को हम एकदम फेयर वैल्यू पे ले गए और उसके सेपरेट किताबों में वो कॉस्ट पे ही पड़ा रहा, तो सेपरेट किताबों में तो वो गेन रिकॉर्ड करेगी चीजें बेच के, हम उस गेन को बस रिवर्स किया करेंगे। आसान सी एंट्री है, जो ये एंट्री हुआ करेगी उसका रिवर्स कर दिया करेंगे, लेकिन वर्किंग वन में नहीं। इधर डेबिट हो रही है तो क्रेडिट करें पोस्ट। अब ये आएगी एडजस्टमेंट आने वाले दिनों में, बार बार करें जी पोस्ट, बैलेंस शीट में करें, फिलहाल तो पीएनएल का सवाल नहीं है। एसआरई डेबिट जीपी रिवर्स करें क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था 40, और इन्वेंट्री का रेट कितने से? 40। On 1 जुलाई 2019, ML sold a machine to PL for 55 million at a gain of 10 million. The remaining useful life of machine at the time of disposal was 5 years. 1 जुलाई 19। अच्छा जी, किसने बेचा? एस ने। S2P किसने गेन रिकॉर्ड किया? कौन गेन रिवर्स करे? एसआरई डेबिट पीपी। ये एंट्री ग्रॉस गेन से करनी है या नेट गेन से? नेट गेन से। नेट गेन अब हम वही निकालेंगे क्योंकि P&L का सवाल नहीं है, अलग अलग वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, नेट गेन यही निकाल लें।
ठीक है जी। गेन रिवर्स करें, गेन रिवर्स करें। इधर आके जरा मैं खुली खुली करता हूं वर्किंग, मेरी जगह इधर। गेन कितने, गेन 55 का कुछ भी नहीं करना था क्योंकि लकीली गेन उसने खुद दे दिया था। गेन को नेट करें डेप्रिसिएशन से, गेन डिवाइडेड बाय, ठीक है। गेन कितना है, 10। गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी, इंटू 10 माइनस क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 9। SRE डेबिट, इट इज हाउ वी विल डू इन एग्जाम। वो नहीं करेंगे गेन लेस डेप्रिसिएशन नेट गेन, एंट्री कर रहे हो नेट गेन की, लाइन खींच के लाइन SRE डेबिट PP क्रेडिट, आगे फिगरें लिख रहे हो 9 सर टाइम नहीं बचा था पेपर में फिगरें पोस्ट करने का, निकली सारी हुई थी मेरी, निकली सारी हुई थी मेरी, मैं बैलेंस शीट खाली छोड़ आया हूं। SRE डेबिट PP क्रेडिट, हाँ बोल क्या मसला, किसके, अगर एक छोड़ के आओ जरा, JL paid dividend for the year ended 30/19, JL paid dividend for the year ended, नहीं फॉर द हाफ ईयर एंडेड, मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा पेरेंट और सब्सिडरी के P&L में 6 महीने का फर्क है, हमने तो पढ़ा था 3 महीने ज्यादा का फर्क ही नहीं हो सकता। हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2019, इंटरिम डिविडेंड है। PL ने इसको अपनी अदर इनकम में डाल लिया है, तो जरूर अदर इनकम से निकालिएगा जब P&L का सवाल कर रहे हो। अभी मैं इसकी 3 हेडिंग्स नहीं बना रहा, वर्किंग 6 क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वर्किंग 6 की, प्रॉफिट भी नहीं दिए हुए, बैलेंस शीट के एंगल से। और तो बैलेंस शीट के एंगल से ये क्वेश्चन 12 का ई वाला है, इग्नोर कर दें। अगर पेड हो गया तो कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट के एंगल से लिख लें, क्वेश्चन 12 का ई है। और वो जो वहां लिख लें जाके, एडिशनल इंफॉर्मेशन डेट हैव नो इफेक्ट में, डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी हैज नो इफेक्ट, बस इस तरह लिख लें। डिविडेंड ऑफ एसोसिएट है, ओह सॉरी माय डियर, साडा JL ही लिया है, JL। ड्यूरिंग द ईयर PL कौन है, पेरेंट मेड सेल ऑफ 72 मिलियन टू JL, JL कौन है, एसोसिएट। एट 20% above 60% of goods was sold by JL during the year। वो किधर है बंदा, अच्छा पुत्र, किसने बेचा, P ने, किसने बेचा, P ने। इधर ये भी देखा करें किसने खरीदा, किसने खरीदा, A ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया, P ने, तो CRE डेबिट। किसने अपने स्टॉक में रखा हुआ है, तो A का स्टॉक नजर, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो CRE में जाके वर्किंग कर दें बेशक, CRE में जाके एक वर्किंग करें, 1 मिनट। सोल्ड कितने, सोल्ड 72, अनसोल्ड excellent, 60% was sold। So what is unsold, what is this, 28 point, sold, अनसोल्ड का प्रॉफिट इंटू P's शेयर 1.2। शो ET loan be working, हाँ ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड का
ये पीस शेयर है। बाकी विले लोग आपको पता है जाएंगे वर्किंग खोलेंगे, शोल आन शोल का प्रॉफिट, पीस का शेयर, नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे हम, CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिगरे पोस्ट करेंगे उतनी देर में पेपर एंट्री करें जी। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कौन सा कितना, CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट 1.2। अच्छा मुझे बताएं, वैसे ये उधर ही रखो अभी, मुझे बताइए जैसे मैंने स्क्रीन पे किया आपने वैसे ही घर में किया या घर में वही वाला प्रोग्राम था, सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड सोल्ड अनसोल्ड अनसोल्ड। ओके बेटा तुझे 9 बजे तक भी छोड़ दिया ना आज, तो देखी पूरे पेपर करा के भेजना है। अच्छा ऐसा 31 दिसंबर 2019 पेरेंट के डेटर हैं 8 मिलियन के फ्रॉम जेएल। ये तसल्ली से जरा लिखें, पेरेंट के डेटर जेएल से कितने हैं 8। तो आप बताएं इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करना। तो बॉल पेन मुंह से निकाल के लिखें जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि PL receivable from JL is ignored, has no effect. PL receivable from JL has no effect. अहमद की तंग कर रहा मुंडा ओ इन दो ला इनू पुत्र गुडविल कड ले, इंपेयरमेंट आ रही है। अच्छा अम्मी पुत्र कड गुडविल, इंपेयरमेंट आ रही। इंपेयरमेंट को 9/12 ने कीजिएगा वरना वो आपको 9/2/11 कर देगा। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट्स 1078 घर में भी यही आई थी, ठीक है फिर घर जाए। इन्वेस्टमेंट 107। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे तेरी गुडविल पॉजिटिव आए, अल्लाह करे तेरी गुडविल पॉजिटिव आए, फिर ही इंपेयर करें। ये टोटल कितना है 1210 गुडविल 120। 10% इसको क्या करना है इम्पेयर। एनसीआई किस पे है इसलिए एसआरई में ले जाए। इम्पेयरमेंट 20 इंटू 120 एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। शॉट ऑफ द डे इम्पेयरमेंट। वर्किंग 7 से नहीं लेके जानी। अच्छा जी ये बोल दें 7% 203.8। अहमद आके ये मिटा दें फिर हम अगला सवाल शुरू करने लगे। एक मिनट एक आधा मिनट इनको तस्वीर ले लेने दें बस, टोटल्स तो ये घर जाके कर लेंगे। ओए ऐसा मगन होना चाहिए बंदे को कि चाय गरम पड़ी 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 पड़ी, ऐसा मगन होना चाहिए बंदे को। वो खाना आया था। लिखें जी डिस्काउंट रेट्स इज ऑल्सो हैज नो इफेक्ट। ये डिस्काउंट रेट ना तब यूज होता है जब हमने सऊदी किंग को पैसे देने होते 2-3 साल बाद। वो पैसे इफ वाले होते या वो पैसे जो है वो वैसे ही देने होते। इफ वाले पैसे पता ना कौन से होते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं करूंगा, और वो तुमने करना नहीं और मैंने नहीं इंशाल्लाह। अगर तुम लोग मंडे को आए तो मैं पढ़ाऊंगा। सारे नहीं छुट्टी करेंगे मेरे ख्याल से, बहुत हाई चांस है कि 55% लोग अलग हो जाएं और 45 वाले को। अच्छा पेज 747
पेज 747। भाई कम से कम माय डियर ऐसा तो करें ना, सारे बैलेंस शीट के सवाल आज करके जाएं, ये तो कम से कम है ना। और ये वॉल्यूम 2 जिनके पास है लेटेस्ट टाइम का सवाल भी करके जाएं। एक मिनट यार, भाई आप ये चाचे का पुत्र है जिसको यार कह रहे हो, बाहर निकल, हमारे बंदे को यार कह रहे हो। फॉलोइंग आर द समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of Himalaya Limited and Method Limited as at 31 December 2020. Papa investment, inventory, trade receivable, cash and bank, share capital, share premium, RE, liabilities. ऐसे ना किया करें, पहली दफा पढ़ते हो liabilities, oh 1190 and 516. एक दफा पूरा सवाल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पढ़ के नहीं आए हुए हम पूरा सवाल। पुत्र पानी ले आए हैं, बह जा। On 1 April 2020, parent acquired 90% shares in ML at 222.0. पेरेंट ने ML के शेयर्स कितने में खरीदे हैं? 222.0। यहां से पता चल गया कि इसको लेके जाएंगे वर्किंग 1.1 में, सेट करके फिर उसको लेके जाएंगे, जिसमें विच वॉज रिकॉर्डेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अल्लाह का शुक्र है ये रिकॉर्ड भी हो गया हुआ है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल फीस पड़ी हुई है 30 रुपए की फॉर एक्विजिशन। एट एक्विजिशन ML's RE was 700 मिलियन, तो प्रॉफिट नहीं दिए उसने, वरना ब्रॉड डाउन जमा कुछ करना पड़ना था, क्योंकि जगह अप्रैल वाला सवाल है ना। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ML एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैड बीन रिकॉर्डेड बाय हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय ML, तो कैरिंग अमाउंट 0, द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वाज 160, द एस्टिमेटेड बेनिफिट विल बी 5 years। लेकिन याद रखिएगा इसको 9/12 भी करना है। Upon acquisition, HL had a plan to restructure ML. HL का प्लान है ML को रीस्ट्रक्चर करने का, पहली दफा ये चीज आ रही है। Upon acquisition, 1 अप्रैल को हमारा प्लान था रीस्ट्रक्चर करने का, एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। 31 दिसंबर तक उसमें से 70 मिलियन की रीस्ट्रक्चरिंग हमने कर दी है। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है, सवाल के एंड पे याद कराइएगा, मैं बताऊंगा क्यों। सिर्फ प्लान था, कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन बाद में कर दिया तो कोई मसला नहीं, वो देख लेंगे, इसको देख लेंगे। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करने बाद बताइएगा। 1 जनवरी 20 को हमारा साल खत्म होने से पहले दिन हमारा साल शुरू हुआ, तो हमने दूसरी पेरेंट एक्वायर्ड 35% शेयर होल्डिंग इन पियर्स बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1500 मिलियन, तो ये वर्किंग 7 में चला जाएगा एज अ कॉस्ट। लेकिन याद रखिएगा ये 1500 इसमें पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जाहिर बात है कैश में पे हुआ है ना, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो किस में पे हुआ है? कैश में। तो अच्छा, पिछले सवाल में देखें क्या था। पिछले सवाल में ना क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों अलग अलग दिए हुए थे, इसलिए लिखा हुआ था इन M इन J। वो कान लगा में देखें। अच्छा, और नहीं प्लीज टाइम नहीं है। और इस सवाल के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, खाली इन्वेस्टमेंट्स। तो बता दें ये कैश में पेमेंट हुई है ना, अल्लाह का शुक्र है, ये कैश में पेमेंट हुई है ना, पेमेंट ये कैश में हुई है ना पेमेंट। अब ये कहाँ पड़ी हुई है? तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स में पड़ी हुई है, वहां से निकाल के वर्किंग 7 में ले जाएंगे। द इन्वेस्टमेंट्स इज कैरिड एट कॉस्ट, और अल्लाह का शुक्र है उसने बता भी दिया, 31 दिसंबर 20 को कॉस्ट पे पड़ी हुई है, इसमें आर कैरिड एट कॉस्ट। डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 2020 आर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 20 की रात को इसके एसेट्स ये हैं, PPE 2625 ईयर एंड पे इन्वेंट्रीज 1190, डेटर 700 और 1190 700 और 595, और लाइबिलिटीज 630 के। बहरहाल ये आए के अपने परेशान करने के लिए दिया था। एसोसिएट के नेट एसेट्स को क्या करना होता है? इग्नोर। जी, उस सवाल की तरफ मैं आता हूं। अगर उस तरह आपने सोचना है तो उस तरह हम भी सोचेंगे इंशाल्लाह। इस साल अच्छा आर नहीं दी उसने, आर नहीं दी उसने एक ही। इस साल पीएल ने कमाया है 9-10 मिलियन। अब नहीं डिविडेंड इग्नोर करेंगे, अब डिविडेंड को वर्किंग 7 में लेके जाना पड़ेगा, चाहे पेड ही है।
अब लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर क्लोजिंग माइनस प्री से खेलना होता था, इधर खाली पैट से गुजारा नहीं चलेगा। पैट की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और डिविडेंड की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स उधर भी कम हो रही होती थी डिविडेंड की वजह से, लेकिन वो क्लोजिंग जब उठाते थे तो वो ऑलरेडी पता ही नहीं चलता था, हो जाती थी। तो अब लिख लें सवाल में पॉइंट 5 और 6 के साथ, क्लोजिंग और प्री आरी नहीं दी हुई, क्लोजिंग और प्री आरी नहीं दी हुई, इसलिए हम वर्किंग 7 नए तरीके से करेंगे। क्लोजिंग और प्री आरी नहीं दी हुई, इसलिए हम वर्किंग 7 नए तरीके से करेंगे। हाँ, इसने अदर इनकम में डाल लिया, ये तो सवाल P&L के लिए रेलिवेंट है ये बात। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय HL इन PMLP इंटर कंपनी सेल, ये सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, एड़ा ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा। ये क्लास आप लोगों ने ली हुई है पास पेपर क्वेश्चन 4 वाली, पास पेपर क्वेश्चन 4 वो वाला जो कंसोलिडेशन के चैप्टर में किया था। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट यानी ये सारी जो सेल परचेज है पेरेंट और सब्सिडरी बनने के बाद की है। सब्सिक्वेंट फॉर द ईयर नहीं लिखा हुआ। वो ML इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम HL एंड PL इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम HL, आपस के रिसीवेबल और पेबल। NCI फेयर वैल्यू के ऊपर है, रिक्वायरमेंट अगले सफ़े के ऊपर है। चलें शुरू करें। PP 20 प्लस 1750 इन्वेस्टमेंट्स। जी एज पर क्वेश्चन अच्छा, वैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि वर्किंग 5 लिखेंगे यहाँ, वर्किंग 7 लिखेंगे पेपर में? ठीक है, आपका राय का मामला है। फर्क कोई नहीं। 5 6 फिर ऐसे लिख देना ना, छोटा सा करके 5 तक काट देना, फिजिक्स ऐसे काट देना, क्योंकि खोलने लगा था वर्किंग इन्वेस्टमेंट। वर्किंग 5 6 में कह रहे हैं कोई छोटी मोटी फिगर निकाल देंगे, चलें ठीक है, मोटी थी निकाल दीजिएगा फिगर कोई। इन्वेस्टमेंट्स 4320, इन्वेंट्रीज कितना टाइम ज़ाया कर रहा है हमारा। पुराने ज़माने में करंट एसेट दे देता था, इन्वेंट्री अलग दे रहे, डेटर अलग दे रहे, कैश एंड बैंक अलग दे रहा है, मुफ्त के नंबर दे रहा है। 7 प्लस 5 शेयर कैपिटल, आउटर कॉलम में लिख दें, कोई मसला नहीं है। 40 भाई आजकल ना सब्सिडरी के नेट एसेट्स दे रहे एक्विजिशन डेट के, ये वाली फिगर दे रहे हैं आजकल, और प्री आरी वगैरह का भी बैलेंसिंग निकलवा रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ, अच्छा ये अलग होता है, NCI एट फेयर वैल्यू अलग बात है। वो लफ्ज लिखता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस ऑन एक्विजिशन, वो फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फिर डब्बे में डाल के ये यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस ऑन एक्विजिशन डेट। अच्छा जी, शेयर कैपिटल बोलें, शेयर प्रीमियम 7,
CRE 22 SRE। ना भाई क्या क्या मसला है आप लोगों को भाई जी? लाइबिलिटीज प्लस 560। थोड़ा सा इसको करें ज़रा सेट कैसे करेंगे 222 और 30 को। भाई ज़रा सिक्के वाली पेंसिल से पोस्टिंग कर दें इसकी, 1 मिनट में दे रहा हूँ। सिक्के वाली पेंसिल से ज़रा पोस्टिंग कर दें इसकी, फिर देखते हैं कि आपने क्या गलती की। 222 और 30। उधर ही रखो कैमरा। दोस्तों से लोग मैसेज करवा रहे हैं कि अच्छा जी, कितने लोगों ने ये पोस्ट कर दी फिगर्स? ओके, वेल डन। अच्छा मोहतरम, इसके 2 तरीके हैं, जिस मर्जी तरीके से आप करें रिजल्ट सेम आना चाहिए था। पेरेंट acquired 90% shares in ML at ₹222 which was recorded as cost of investment, means ये इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसमें 30 आपने पे किए हैं लॉयर को, 30 आपने पे किए हैं जिससे आपने एडवाइस मांगी थी। इस 222 में पड़े हैं। टोटल फिगर में 222 पड़े और 222 के अंदर 30 पड़ा है। कितने लोगों ने 222 के ऑलरेडी 2 हिस्से करके फिर उधर जाके पोस्टिंग की है? कितने लोगों ने पहले 222 को निकाला है, फिर 222 को कहीं लेके गए हैं, फिर वहां से 30 निकाल के कहीं और लेके गए हैं? एक्सेलेंट। अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं, जिन्होंने वो किया, जिन्होंने पहले 222 एकदम निकाल दिया, उनको क्या करना चाहिए था? जिन्होंने यहां लिखे टेक टू वर्किंग 1 222, चले एक्सेप्टेबल है, लिख दिया आप लोगों ने कि यहां से इसको वर्किंग 1 में ले जाओ। लेकिन जब वर्किंग 1 में लेके जाने लगे तो एकदम ख्याल आया कि ये सऊदी किंग को तो पे नहीं किए, ये सऊदी किंग को तो पे, फिर आपने इसको एकदम अंदर लिखा, नहीं यार ये सऊदी किंग को तो पे नहीं किए। फिर आप लोगों ने यहां से किया -30 और 30 इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए था। ये वाला तो सारे ही ले गए होंगे, ये मार्क्स तो मुझे नहीं पता किसी के मिस हुए हों, ये तो सारे ही ले गए होंगे। एक तरीका ये था कि 222 को टोटली थ्रो अवे करते, टेक टू वर्किंग 1, 222 को वर्किंग 1 में ले जाएं। अच्छा, इसमें पूरा 222 पड़ा हुआ है और उस 222 में 30 पड़ा हुआ है। ये तरीका समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। इन्वेस्टमेंट में 222 पड़ा हुआ है और 222 में 30 पड़ा हुआ है। और दूसरा तरीका यह था कि आप कहते टेक टू वर्किंग 1 222 माइनस 30 के 2 ट्रिपल, लेकिन इसमें पूरा 222 पड़ा हुआ है, तो टेक टू CRE माइनस, तो फिर भी वही पूरा हो जाता। मेरे ख्याल से पहले वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, ज्यादा उस तरीके से चले होंगे लोग, तो थोड़ी बहुत गलती होने का चांस था इस एडजस्टमेंट में।
बहरहाल टेक टू वर्किंग 1 ले जाएं 21 और टेक टू CRE 30। P&L का सवाल होता तो एडमिन में डाल देना था। अब गलती बताएं क्या हुई है, किसी से गलती क्या हुई है? यहां पे 30 माइनस नहीं किया, सिर्फ ये माइनस किया है। अच्छा हो गया, जो भी हो गया, अब समझ आ गया ना? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था। चलें जी आगे। मेरे ख्याल से पहला तरीका ज्यादा अच्छा था। अब नहीं माइनस होगा ना इन्वेस्टमेंट से 30, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में लेके ही वो नेट गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला तरीका ज्यादा अच्छा था। कौन सी? बैलेंस शीट में नहीं ना, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट जानी है 4320 वो तो यहीं से होके जानी है, यहाँ से होके जानी है। हम यहाँ पे तो पोस्ट नहीं करते, हम तो शुरू की क्लास में यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखते थे और यहाँ से टेक टू वर्किंग 1 ले जाते थे, लेकिन शुरू वाली क्लासों के बाद हमने फिगर को इधर लिखना शुरू कर दिया हुआ। हाँ क्या? हाँ क्या? खड़े हो ना, खड़े हो भाई। कैश की एंट्री ना अकाउंटेंट भूलता नहीं। आप देखें 30 कहां गया हुआ है? P acquired 90% share at 2220. 2220 is totally recorded in investment. अब उसने एंट्री की है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 2220 is totally recorded in this. ये हो गई रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 2220 30 और इन्वेस्टमेंट 2190। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? रेक्टिफाइंग एंट्री बनी एक्सपेंस डेबिट 30 से, और इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी 2190 से, हो गई हुई है 2220। तो एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री से समझना है तो ये देखो, एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बाकी ये उसके अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए कैश को क्रेडिट ना करना, क्योंकि कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। अगर हम चपेट मारे नो और बतर तो सोना आया थे। अच्छा जी आखिरी दफा देख लें, ना चाहते हुए मुझे पहले वाला तरीका अच्छा लगा, लेकिन मैंने व्हाइट बोर्ड पर दूसरा तरीका यूज किया है। पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है 2220 में, यहां तक मुझे ये लग रहा है कि सऊदी किंग की पेमेंट है। बाद में पता चला इसमें भी कितना पड़ा हुआ है 30। तो मैंने फिर कहा 2220 तो मुझे वर्किंग 1 में नहीं लेके जाना चाहिए। मेरे दिल ने कहा कि 2220 को तो वर्किंग 1 में नहीं लेके जाना चाहिए। तो मांगने का एक्सेलेंट, चिक के रख, -30 कर। फिर ये वर्किंग 1 में ले गया, लेकिन ये 30 BC में पूरा 2220 में पड़ा हुआ है, तो माइनस तो यहां से कितना करना पड़ेगा? पूरा माइनस तो यहां से 2220 ही करना पड़ेगा ना। क्लियर हो या नहीं है? अच्छा प्री आ रही 7 पूछें? हाँ नहीं पूछना, ठीक। प्री आ रही बोलें कितनी? समझ आ गया? अच्छा प्री अच्छा, इस सारी एडजस्टमेंट से हुआ क्या होगा? मेजॉरिटी लोग 30 को इधर ले गए होंगे, ये भी इधर शायद इधर गलत माइनस किया हो, तो 1.5 में से एक नंबर तो फिर भी सबको मिल ही जाना था। तो इसलिए इन एडजस्टमेंट्स की वजह से परेशान ना हुआ करें। परेशान होने के लिए हम आपको बताएंगे कौन सी एडजस्टमेंट है। ये तो मुफ्त के नंबर है। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एमएल एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय एमएल। तो कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू पहले रुक जाएं, इनटेंजिबल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू वो जो है बुक वैल्यू 0। तो इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये इजी मार्क्स मिल गए। रिमेनिंग लाइफ 5 years। तो एंट्री बताएं, एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ने की P&L में एंट्री
अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल, और बैलेंस शीट के सवाल में एंट्री एसआरई में ही कैलकुलेशन कर दें। एंट्री पहले सोच लें, एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, सरप्लस सरप्लस 60 भाई इधर डिवाइड बाय 5 इंटू, ये 9/12 वालों में नंबर करते हैं ना बच्चों के, ये वाली 9 एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। नहीं, हम तो घर में जाएंगे, हम खोलेंगे वर्किंग एट, intangible debit, surplus in working one credit, amortization debit, ब्रैकेट में CRSRE, intangible credit, figure trees। हाँ जी, वर्किंग सिक्स तब किया करेंगे। वर्किंग सिक्स हमने बैलेंस शीट के सवालों में तो नहीं की थी कभी। वर्किंग सिक्स में असल में मकसद होता है प्री आरई वगैरह निकालना, तो प्री आरई वगैरह गिवन है, वैसे भी प्रॉफिट्स तो गिवन नहीं है सवाल के अंदर, तो वर्किंग कहाँ से, वर्किंग सिक्स कर लिया करें, हर सवाल में कर लिया करें, लेकिन प्रॉफिट से गिवन नहीं है, और जो आरई वाला डेटा था वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग सिक्स हो सकती है, कोई मसला नहीं। हाँ जी, हाँ बोले, रिसीव्ड कार्ड दें, याद है? अच्छा, 0.4 क्या क्या मतलब, ये सवाल में कितनी देर लगी, क्या मतलब? शेयर देने वाले बैठे हैं बस, आप लोगों को मुझे निकालना पड़ेगा इन दो रोज में से। ऑन यकम जनवरी 2020 पीएल एक्वायर्ड 35% शेयर्स ऑफ पीएल लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग ₹1500 मिलियन, और उसने लिख भी दिया इन्वेस्टमेंट इज कैरिड ऑन 31 दिसंबर 20, उसमें पड़ा हुआ है 1500, लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली 1500 कैश में पे किया होगा, उसकी एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। जी टेक टू वर्किंग 7 1500, बैलेंसिंग खत्म कर दें, निकाल दें, 600 को ले जाएं बैलेंस शीट के पेज पे, इसका नाम लिख दिया करें अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर, वैसे साथ साथ पोस्टिंग नहीं करनी होती ये वाली, चलें खैर है। बाकी हमने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होंगी जिनमें हमने या 50% से कम शेयर खरीदे होंगे या 20% से कम, 20% से कम शेयर खरीदे होंगे। ये 600 1500 ले गए इधर, 600 जो बच गया वो बैलेंस शीट के मुंह पे, इस 600 के साथ लिख लिया करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाओ। पैट कितने, 9 10, तो बड़ा बड़ा करके खूबसूरत सा लिखें पोस्ट पैट, पोस्ट पैट। जी बोलें जी, 9 10 इंटू 31 8.5, डिविडेंड नए मेथड में पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड से खेलना है, पुराने मेथड में पोस्ट आरई से खेलना था। दरख्त पे फल लगे इस साल 910, लेकिन मेरे हैं 319, डिविडेंड दिया 400, यहां आप लोगों ने फुल डिविडेंड लाना है ए का, ये फुल ग्रीन पेज है, फिर इस पे परसेंटेज लगानी है, वो तो परसेंटेज आज डिविडेंड की दी नहीं हुई, अमाउंट ही निकाल के दे दिए। 490 मिलियन का डिविडेंड, फुल डिविडेंड लाना है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 17। माजरत भाई, आपने पूछा था कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं इस क्लास में है, इस फिगर को नेट करके एआरई में लेके जाना है,
इस फिगर को नेट करके या साथ पोस्ट कर दें डबल एंट्री 319 माइनस 172, ये है बिल्कुल नई चीज। ये मैंने उस क्लास में नहीं बताई थी कि इस फिगर को वर्किंग 2 में कैसे लेके जाना है। देखें जरा इधर, हमने कमाया कितना, उसमें से हमें मिल कितना गया, कितना हमारी अर्निंग में इंक्रीज आ गया जो अभी तक हमें मिला नहीं, 147। बाकी तो हमने ले गए, घर ले गए। तो लिखें आज नई वर्किंग 7 बनेगी तो CRE में पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड नेट करके लेके जाएंगे। नई वर्किंग 7 बनेगी तो CRE में ARE की फिगर, दोबारा बोलता हूं मैं, नई वर्किंग 7 बनेगी तो CRE में ARE की फिगर पोस्ट पैट माइनस डिविडेंड जाएगी। जाएगी। डिविडेंड की, डिविडेंड पे कभी भी टाइम का फैक्टर नहीं लगता। डिविडेंड असल में जब भी आप आज शेयर खरीदो ना कंपनी के, अगले दिन जो डिविडेंड मिलेगा वो सारा आपके। असल में ये बात ऐसी है, फाइनल में आप पढ़ेंगे वो डिविडेंड पे फैक्टर नहीं लगता, वो डिविडेंड एडजस्ट हो जाता है शेयर की प्राइस में जब लोग बाजार से खरीदते हैं। छोड़ो पर इन बातों को। डिविडेंड पे भी नहीं कभी फैक्टर लगाया हमने, इम्पेयरमेंट लॉस पे भी कभी परसेंटेज पे फैक्टर नहीं लगाया। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय HL इन ML PL, चलें छोड़ें इन बातों को, ये पढ़ें। M कौन है हम? एक्सेलेंट। सब्सिडरी के स्टॉक में पड़ा है जो चीजें इसने खरीदी हैं, ML सब्सिडरी है ना। सब्सिडरी के स्टॉक में कुछ चीजें पड़ी हैं जो इसने किससे खरीदी हैं? पेरेंट से। तो फिर ये एडजस्टमेंट क्या हुई? P to S, मशहूर जमाना। सोल्ड कितना नहीं गिवन, अनसोल्ड कितना 50, अनसोल्ड और फिगर पकड़ते हैं अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट 110। एंट्री सोचें, CRE डेबिट स्टॉक, ये तो सब्सिडरी के टॉपिक है ना, एसोसिएट का ही, तो बस इसमें 7 परसेंटेज भी नहीं को लगानी, बस ये 10 एज इट इज। दोबारा तो दिखा देता हूं यहां वर्किंग। P to S प्रॉफिट रिवर्सल 50 डिवाइडेड बाय इनटू CRE डेबिट और पापा नहीं इन्वेंट्री -10 -10। PL कौन है? PL पेरेंट नहीं होता हमेशा, कभी कभी एसोसिएट के स्टॉक में पड़ी हैं जो चीजें उसने किससे खरीदी हैं? पेरेंट से। P to A। एंट्री पहले सोच लें जरा, इसमें दोनों का सोचा करें। बेचा किसने? P ने, PRE में पड़ा हुआ है। खरीदा किसने? A का स्टॉक नजर ही नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट पे जोर निकाल दें। ये ज्यादा P to A वो पूछ रहा है क्योंकि उसको पता है वो दूसरी वाली इनको आदत पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट में लेके जाना भूलते हैं, अक्सर P to A ज्यादा पूछ रहे हैं। अच्छा आप बोलें सोल्ड, नहीं सोल्ड नहीं गिवन, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट इंटू पीस शेयर 30, वो लंबी सी कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले की थी, उधर सोल्ड भी गिवन था ना, यहां डायरेक्ट क्या गिवन है? अनसोल्ड।
ये कैलकुलेशन कर लें वर्किंग 7 में, छोटी छोटी करके। सीआरई में कर लें, सीआरई में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। सीआरई खुली खुली बनाया करें ना, आप भी 2 सफ़े में लाइन लगा के इधर सीआरई इधर एसआरई। एंट्री बोलें, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इजी मार्क्स एंड पे छुपे होते हैं। ऊपर से आने जैसे फिगर्स पोस्ट कर दे बंदा, नीचे से ये वाली फिगरें पोस्ट कर दे, आधे नंबर लेके अगला सवाल शुरू कर दे। और नहीं सौदी किंग वाली एडजस्टमेंट 519 सफ़े वाली, उसमें भी मार्क्स छुपे होते हैं आसान आसान से। ऑन एक्विजिशन जो रिवैल्यूएशंस होती है उसमें भी मार्क्स छुपे होते हैं। अच्छा जी, चलें आगे बोलें। सीआरई डेबिट, मैं कहता पूरा पेपर ही कंसोलिडेशन का आ जाए 100 नंबर। अच्छा, P टू A, सीआरई डेबिट 8.4। जागते रहना पाइयों, साढ़े देना रहना। कौन कौन किससे पैसे मांग रहा है? हाथ खड़ा करके बताइएगा, कौन किससे में से मांग रहा है? अच्छा भाई, इस लाइन का ये मतलब होता है, HL बुक्स का मतलब ये होता है, HL बुक्स का, कि आपके सामने सिर्फ किसकी बुक्स हों? HL की। HL बुक्स कह रही हैं कि मैंने पैसे लेने हैं ML से। कितने? 74। अच्छा, अब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगली और एडजस्टमेंट है। तो ये बाजी क्या कह रही होंगी सब्सिडरी? हाँ मैंने देने हैं, सेपरेट किताबों में पूछ रहा हूँ, कंसोलिडेशन एंगल से ना बोलिएगा कुछ मैंने कौन से देने हैं, पहले सेपरेट किताबों में बताएं। ये क्या कह रही होगी? मैंने देने हैं। लेकिन कंसोलिडेशन एंगल से लेक्चर 1 में ये एडजस्टमेंट की थी, आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर दो, -74 -74। अपनी धुन के अंदर जो है वो कहीं ये इन्वेंट्री या कैश में से ना बाहर निकाल दीजिएगा, डेटर में से ही बाहर निकालिएगा। पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ पेपर से ਕਿਹੜੀਆਂ एडजस्टमेंट ਆਣੀਆਂ ने, आएंगी यही ऊपर नीचे करके। सवाल शुरू ही इंपेयरमेंट से होगा। अच्छा, गुडविल इंपेयर कर दो, काटते लैंड दो। पेबल टू दूजी बीवी एज पर वड्डी सरकार। पेबल टू पेरेंट एज नहीं, इसको पहले लिख के समझाया करे मुझे। पेबल टू कितना? ये कह रहा है कि मैंने 98 देने हैं, किसको? एसोसिएट को। तो एसोसिएट कह रही होगी कि मैंने 98, लेकिन ये फिगर्स ही हमने सारी की सारी काटनी। तो बस फिर इसको लिस्ट डाउन द लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन हैविंग नो इफेक्ट इन, लिखें पेबल टू पीएल ऑन 31 दिसंबर 20 has no effect, has no effect। और मेरे ख्याल से इस सवाल में ना एक और चीज भी लिख लें कि PL's net assets has no effect, ये भी लिख लें, PL's net assets has no effect। has no effect। जी उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, मैं आपसे तसल्ली से बात करूंगा, ठीक है? आपको जल्दी नहीं तो हमें भी जल्दी नहीं। मेरे भाई याद रखिएगा, अभी मैंने क्या कहा था, ये 31 दिसंबर 20 के एसेट्स हैं। मैंने इन्हें काटा क्यों है? मैंने यहाँ लिख के काटा है। अगर कोई बंदा कह रहे कि नेट एसेट्स हैं तो उससे आर निकल सकती है, तो मैं उनके साथ आज मेहनत करूंगा वर्किंग 6 की, अभी करके दूंगा इंशाल्लाह। जिन लोगों के नेट एसेट जहन में वो आ रहे हैं, जो सुबह सुबह आती है क्लास, सवाल किया था क्लास में नेट एसेट डब्बा बना के, वो भी काम कर लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल नेट एसेट्स मैंने इस वजह से इग्नोर कर दिए हैं कि ये 31 दिसंबर 20 के हैं, और 31 दिसंबर 20 के एसेट्स आप यहाँ शो करके इग्नोर ही करते होते हैं।
बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे। एनसीआई फेयर वैल्यू पे पड़ी है और फेयर वैल्यू दे दी उसने। खैर निक्की आज की निक्की निक्की आज सॉरी। कैरी डाउन बस इसी का बता दें मुझे। 1638.6 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी 38.6। गुडविल बता दें। हाँ जी पॉजिटिव 170। भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं गुडविल को इंटेंजिबल्स में लेके जा रहा हूं। 170 इजाजत है आपकी तरफ से? भाई आई के अपने एक दफा किया है ये, आप भी कर सकते हैं। मुझे बताएं ये कौन सा चीज थी जो हमने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की हुई थी? ब्रांड। अगर आप इधर ब्रांड का लफ्ज लिखते फिर मैं आपको कहता कि 160 माइनस 24 अलग करें और गुडविल की नई लाइन डालें, लेकिन अगर आप इधर इंटेंजिबल लिख रहे हैं तो दुनिया का कोई बंदा आपको मना नहीं कर सकता। ये उसी तरह के पीपी के अंदर बिल्डिंग अलग से शो कर दी तो लोग कहेंगे यार क्या कर रहे हो, पीपी लिख दिया तो बिल्डिंग अलग से क्यों शो कर रहे हो? इसकी इजाजत है आज के बाद आपको। अगर कोई इंटेंजिबल्स आ रहे हैं उन्हीं इंटेंजिबल्स में गुडविल डाल दिया करें, बिल्कुल कोई मसला नहीं। कैश इन ट्रांजिट तो कैश में ही डालना है, कैश इन ट्रांजिट तो कैश में ही डालना है। एक दफा शायद अलग कभी सोल्यूशन में हमने शो किया हुआ है। मुझे बताएं ब्रांड इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल की हेडिंग दी है तो बस ठीक है। मैं जरा आईकैप का सोल्यूशन खोलता हूं वैसे इस टाइम का। ये कौन सा वाला सवाल है, क्या नाम है इसका? नहीं क्वेश्चन 4 आईकैप का तो नहीं, नाम क्या? पियर पिस्ताशो नहीं, मार्च तो नहीं, उसने बस हिमालय मूलिया ही लिखा। ओहो अब वो उसमें जाके वो, चलो कोई नहीं। आप लोग वो टोटल्स किसी ने करने हैं तो मीनवाइल कर लें। हमारे पास ये पड़ी हुई है ना KF6 की स्टडी टेक्स्ट। ना देखें कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है प्लीज, प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब हो रही है। सोशल मीडिया के बाद वैसे प्राइवेसी किसी की रह नहीं गई हुई, लेकिन बहरहाल ही मा लिया HIMAL हिमालय। आईकैप का सोल्यूशन, इंटेंजिबल्स के साथ उसने ब्रैकेट में लिखा है ब्रांड और नीचे गुडविल अलग शो किया है। बट ऐसे भी हमें अटेम्प्ट्स मिलेंगी जहां उसने इंटेंजिबल्स में सब कुछ डाल दिया है। तो इसने इंटेंजिबल्स के आगे फिर क्या लिख दिया ब्रैकेट में? तो गुडविल अलग शो कर दिया। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। और अगर ब्रांड का लफ्ज ना लिखें तो गुडविल को इंटेंजिबल्स में भी डाल दें तो भी ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट योर चाचू जी। कॉन्टेंजेंट कंसिडरेशन को तो डालना ही पेएबल में है, परचेज कंसिडरेशन पेएबल को इक्विटी में डालना है। इस सवाल में थी, पिछले सवाल में थी। ओके बहरहाल आईकैप तो ये कर रहा है ना, पूरा लिखता होगा मेरे ख्याल से। ग्रुप स्ट्रक्चर होते ये तो ऐसे ही, मेथड लिमिटेड, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, गुडविल की कैलकुलेशन, एनसीआई पूरा लिख रहा है वर्किंग में, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सीआरई की जगह ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग लिख रहा है, पूरा लिख रहा है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पूरा लिख रहा है, टी काउंट नहीं बना रहा। ओके पूरा लिख रहा है। हम एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा माय डियर, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इसके नेट एसेट्स हैं क्लोजिंग, ये इसके नेट एसेट्स हैं क्लोजिंग, तो मैं कह रहा हूं कि आप काम आसान करें। ड्यूरिंग द ईयर अगर खरीदा है ना उसको, तो वर्किंग 7 नए फॉर्मेट वाली कर लिया करें। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नेट एसेट्स अवेलेबल हैं, अजीब से बात हम करने लगे। क्लोजिंग नेट एसेट्स अवेलेबल हैं, कौन से?
कितने हैं? 4480। कुछ मेक सेंस? सुबह वाली क्लास क्वेश्चन 1 मेक सेंस? 31 दिसंबर, जो लोग नेट एसेट से लड़ना चाह रहे हैं बिल्कुल लड़ेंगे हम। 31 दिसंबर 20, ये नेट एसेट्स हैं, बिल्कुल हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स। ये क्लोजिंग इक्विटी है। हमने खरीदा कब है इसको? साल के पहले दिन। सुबह वाली क्लास में ओपनिंग नेट एसेट्स भी दिए हुए थे। सुबह वाली क्लास में ओपनिंग नेट एसेट्स भी दिए हुए थे। क्लियर? इस क्लास में ओपनिंग नेट एसेट्स नहीं दिए हुए। अच्छा, अब आप मुझे यह बता दें कि क्या आप वर्किंग 6 पूरी कर सकते हैं? अगर आपने वर्किंग 6 पूरी करनी है और क्लोजिंग माइनस प्री से खेलना है तो आप वर्किंग 6 पूरी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर शेयर कैपिटल को 0 एज्यूम कर लें, सुबह की क्लास की तरह शेयर कैपिटल को 0 एज्यूम कर लें तो ये आ जाएगा 4480। 4480 ये आ गई। क्लोजिंग आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह इसमें, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं चला रहा। अच्छा, ओपनिंग पैट माइनस इज इक्वल टू क्लोजिंग। पेड अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है, कितना है? पूरा पूरा डिविडेंड लिखवाइएगा खुदा के लिए। वर्किंग 6 में पूरा डिविडेंड, जुल्म ना कीजिएगा, पूरा पैट लिखवाइएगा, कोई एडजस्टमेंट ना करें। याद रखिएगा इस फिगर में सबकी चीजें पूरी पूरी आती हैं जी। 910 और अच्छा यार, इस तरह नहीं होता, दुनिया आगे निकल चुकी है। इस तरह नहीं होता कि यहाँ पैड डालें और ओपनिंग आ रही आ जाए। अब डिविडेंड्स भी हैं, इस तरह ना कहिएगा ये क्लोजिंग है तो यहाँ पैड डालें तो ओपनिंग आ रही निकल आएगी। ये पुराने जमाने होते थे, डिविडेंड्स आते हैं अब बीच में। 4060 4060 आ गई हमारी। कौन सी आ रही? प्री। अब कैलकुलेटर पकड़ें। 4480 क्लोजिंग आ रही, पुराना तरीका। 4480 क्लोजिंग आ रही माइनस प्री आ रही 40, ओहो 4480 माइनस 4060 420 इंटू 35%, 147। तो आप लड़ लुड़ के 140, फिर आप लोगों ने इधर ये और ये नहीं लिखना था, फिर पोस्ट आ रही लिखना था और वही आ जाना था 147। तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ लें, लेकिन हमें अगर पैट और डिविडेंड अवेलेबल है तो हम सवाल से लड़ा नहीं करेंगे इस तरह। हम सवाल से लड़ने की बजाय क्या कर लिया करेंगे? वर्किंग 7 नए तरीके से कर लिया करेंगे। अच्छा सुने, इन लोगों का सवाल क्या, मेरा जवाब क्या है? इन लोगों का सवाल यह था कि सुबह सुबह आपने क्लास में नेट एसेट से जबरदस्ती आरियां निकलवाई थी, आरई निकलवाई थी। तो इस सवाल में भी नेट एसेट्स दिए हुए तो आरई निकाल लें। तो मैंने कहा था ठीक है, नेट एसेट्स लिख लो यहां पे। ये क्लोजिंग नेट एसेट्स दिए हुए सवाल में और ओपनिंग मिसिंग है। तो अगर क्लोजिंग दिए हुए ओपनिंग मिसिंग है तो शेयर कैपिटल तो बराबर ही होगा। तो इसी नेट एसेट को क्या एज्यूम कर लो? आरई। अब ये फिगर मिसिंग है, ये हमने बड़ी मेहनत से निकाल ली। ये फिगर मिसिंग है, ये बड़ी मेहनत से निकाल ली हमने। जब क्लोजिंग आरई निकल आई हमारी बड़ी मेहनत से, उसको यहां लिखा, पैट और डिविडेंड यहां लिखा। जब पैट डिविडेंड अवेलेबल था तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? मेरा ये सवाल है। पैट डिविडेंड गिवन है, नया मेथड पता है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करके हमने कौन सी आरई निकाल ली? ओपनिंग। वो लकीली प्री भी थी, ओपनिंग भी थी, प्री भी थी। क्लोजिंग माइनस प्री इंटू 35%। वो फिगर आप डायरेक्ट ले जाएं, क्लोजिंग माइनस प्री। वो फिर आप इधर अलग अलग ना लेके जाइएगा, फिर क्लोजिंग माइनस प्री इधर और ये ए आर उसी तरह 147 आ जानी। रफ वर्किंग में किसी ने नोट करना है तो कर सकता है।
भाई आपस में बातें कर लें, वो कोई मसला नहीं, आपस में बातें ना करें, सादा सा बात सुन लें मेरी जो सुबह सुबह लिखवाई थी। जिन सवालों में ड्यूरिंग द ईयर ख़रीदा हो उन सवालों में पैट गिवन हो तो पैट माइनस डिविडेंड करके वर्किंग 7 जल्दी से ख़त्म कर लिया करें। ओके इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी के पास फेल होने के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो ऐसे परेशान होकर बैठे होते हैं ये क्यों किया, क्या कर रहे हैं, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके जल्दी से सवाल की मेन एडजस्टमेंट्स मुझे करवा दें क्वेश्चन 5, ताकि नमाज के बाद आके हम क्वेश्चन 8 करें और आपको छुट्टी दे दें। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ, मिटाओ भाई एडजस्टमेंट 3, हाँ एडजस्टमेंट 3 वो मेन क्लास में कर लेते हैं, मेन क्लास में मंडे को करेंगे। ऐसे वो नई चीज़ क्यों ऐसे माइंड को परेशान करना, फिर सवाल भी आप लोगों के जहनों में राइज होंगे। इसको इग्नोर करना है, बस इग्नोर वाली लिस्ट में डालना, मंडे को याद कराइएगा। चलें जी, सादा सादा काम करें जो हमने किए हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ सफावी एंड खुदरी लिमिटेड। अब मैंने कुछ नहीं बताना, अब मैंने हर चीज़ के ऊपर आपको कहने आप सोचें और फिर मेरा जवाब दे दें। पीपी इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन अंबरा, ये अंबरा नहीं है, फिर क्या होगी शायद, अभी तो ध्यान बना लें क्या होगी, शायद एसोसिएट हो। इन्वेंट्रीज अदर करंट एसेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आरई और लायबिलिटीज। और अंबरा की बैलेंस शीट गिवन नहीं है। हमारा साल का एंड हो रहा है 30/29 को, और पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा है, यकम अक्टूबर 20 को। लो जी तीसरा सवाल है, तीनों सवालों में अभी तक 9 महीने पहले खरीदा है। पेरेंट एक्वायर्ड 80%, ओ इन्वेस्टमेंट्स गिवन ही नहीं है इन केएल, नहीं है ना गिवन है, तो कोई नहीं, खैर है, इसमें क्या मसला। P acquired 80% shareholding in KL through share exchange of 1 share in S for every share in 1 share in S for every share in K। एक के बदले एक, तुम मुझे एक दो मैं तुम एक दो, तुम मुझे एक दो मैं तुम मुझे एक दो। एट एक्विजिशन डेट, नहीं टेट फॉर टैट नहीं बेटा, पेरेंट के शेयर की पता नहीं मार्केट में क्या कीमत हो, टेट फॉर टैट कहाँ से अंग्रेजों के पास रह के मुहावरे गलत मौके पे अप्लाई कर रहे हैं। एट एक्विजिशन डेट, बट्टा सट्टा में भी दोनों के खिलाफ बराबर नहीं होते। एट एक्विजिशन डेट केएल आरई वर 1000 million, KL RE was 1000 million and fair value of each share of SL and KL were 25 and 23। share issue has not been recorded in the books for adjustment on acquisition date। ये सबसे आसान एडजस्टमेंट होती है क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी, एंट्री नहीं हुई तो कर देंगे। On acquisition date, the carrying value of KLS were equal to the fair value except inventories which were carried at 240 million and a fair value of 340 million। 60% of these inventories were also sold and recorded by 9 महीने में उसने भी 60% बेच दी। ये सोल्ड वाली फिगर दे दी। क्या कर रहा है, क्या कोई काम के सवाल बनाए। ले इसका बताएं, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू। हाँ जी, कैरिंग वैल्यू कुछ लोग सही बोलना चाह रहे थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। लैंड वॉज कैरिड एट निल वैल्यू, बस खत्म बात। कैरिंग वैल्यू 0, कैरिंग अमाउंट लैंड की 0 है। एंड एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 50 million। द लैंड वॉज अलॉटेड हमें अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं थी, बाय टू KL, सब्सिडरी को दी गई बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चंद साल पहले, जिस वक्त फेयर वैल्यू 40 थी। भाई गवर्नमेंट ग्रांट में 2 ऑप्शन थी ना, एक क्या थी, एसेट को किस पे रिकॉर्ड करें, नॉमिनल अमाउंट पे, एक नॉमिनल अमाउंट वाली ऑप्शन थी, और एक फेयर। नॉमिनल अमाउंट में 1 रुपये पे भी रिकॉर्ड करने की इजाज़त होती है, लेकिन इसने 1 रुपये भी नहीं, इसने 0 पे ही रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसने एसेट 0 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो बस अब मेरे ख्याल से तो फिर सरप्लस आपका वही आना चाहिए। ये 40 तो इग्नोर करेंगे, तो ये तो कॉन्सेप्ट हमारे स्टैंडर्ड का नहीं था। हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो फेयर वैल्यू से। अब कैरिंग अमाउंट किताबों में 0 आ रही है और आज की फेयर वैल्यू नो, उसी दिन की फेयर वैल्यू से कंपेयर करनी होती है बेटा, उसी दिन की फेयर वैल्यू है।
तो बस कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू उस दिन की कंपेयर करो और ये 50 मिलियन दे दो किसको, सऊदी किंग को। बाकी उस दिन 40 मिलियन, अगर उस दिन हमने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया होता तो सऊदी किंग को पहले ही 40 मिलियन पे एसेट पड़ा होता और गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से P&L में गेन भी था, वो तो 40 को मिल चुका होता। फिर आपको पता है ना, वो तो फिर फेयर वैल्यू पे जब रिकॉर्ड होता तो पता नहीं डेफर करके रिकॉर्ड होता या कैसे, वो अलग डिस्कशन है, वो उसे गेन गुन मिल गया होता। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमारी किताबों में बताएं कितने पे है, वॉज कैरिड एट निल से, और बड़ी बात क्या हो सकती है 0 पे, और फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 50। तो बस एक एंट्री करनी है, डेप्रिशिएट तो वैसे ही लैंड नहीं होती। एसएल ने बेचा है सॉफ्टवेयर केएल को 120 मिलियन का, इट्स कैरिंग वैल्यू वाज इतने, फॉर ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन इंपेयरमेंट टेस्ट वाज इंडिकेटेड 60 मिलियन। एसएल ने 3 मिलियन शेयर खरीदे अंबरा के, किदू खरीदे, साल के पहले दिन दूसरी बीवी है, बड़े प्रोग्राम, अजीब प्रोग्राम था। On Jakam July, P acquired 3 million shares of Ambara representing 25% shareholding. On that date, आरिस दे रहे हो, अच्छा ठीक है भाई, साल के पहले दिन ओपनिंग आरी भी प्री आरी भी दोनों ही है ना, ये तो ओपनिंग आरी भी यही है, प्री आरी भी यही है, was 2400 एंड फेयर वैल्यू was 1। नेट लॉस दे दिए इसने, और एसोसिएट की ओसीआई भी दे दी है, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। नेट लॉस दे दिया, एसोसिएट की ओसीआई भी दे दी है, वो चलें देख लेंगे। मैंने पास पेपर क्वेश्चन 1 आपको कराया हुआ है, क्लोजिंग माइनस प्री आरी और क्लोजिंग माइनस प्री सरप्लस, वो भी बताया हुआ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ऑन यकम जुलाई एसएल डिस्पोज्ड मशीन एट अ गेन ऑफ 100%, द रिमेनिंग लाइफ इम्पेयरमेंट टेस्ट से पता चला इन्वेस्टमेंट इन एएल इम्पेयर हो गई हैं। एसएल वैल्यूज़ ये मोहतरम, मैं वर्किंग 6 करनी है, करवा लीजिएगा, लेकिन मैं ना मुझे ये पोस्ट पैट दिया हुआ है, पोस्ट लॉस दिया हुआ है, मैं इसी से खेल लूँगा। डिविडेंड तो सवाल में है ही नहीं, तो वो कोई टेंशन ही नहीं। तो जब कभी सवाल में पोस्ट पैट दे दे और ड्यूरिंग द ईयर वाला सवाल हो तो क्लोजिंग माइनस प्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से किसी ने कहा क्लोजिंग माइनस प्री करनी है, तो फिर मुझे वर्किंग 6 करनी पड़ेगी, वो मैं करवा दूंगा आपको। दोनों तरीके से इंशाल्लाह कर लेंगे, हमें क्या मसला है। जल्दी से अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करें, 2 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। जी बताएं भाई, पीपी बोलें, आगे क्या है, इंटेंजिबल्स जी, आगे इन्वेस्टमेंट किस में है, एसोसिएट में है ना, और नीचे आप सवाल पढ़ के आए हैं, कोई और मसला इसमें नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई मसला भाई नहीं है ना मसला। ऑन रकम जल्दी वी एक्वायर्ड इतने शेयर्स, बस नहीं है मसला। तो डायरेक्ट उस फिगर को कहां ले जाए, वर्किंग 7 में। अगर उधर भी जरूरत पड़े तो वर्किंग 7.1 खोल सकते हैं, उसमें क्या मसला है, डायरेक्ट वर्किंग 7 में ले जाएं। जी कितनी है भाई, इन्वेस्टमेंट 540। बाकी इसको हाथ साथ फेर लें, देखते हैं क्लोजिंग माइनस प्री करना है या पैट माइनस डिविडेंड करना है। हाथ साथ फेर लें इसको, आगे चलें। इन्वेंट्री ये अलग अलग देने लग गया, 1200। आगे हाँ जी, 444। आगे किसका, पेरेंट का। याद रखिएगा शेयर इशू हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए। जब पेरेंट सऊदी किंग को शेयर इशू करे और वो रिकॉर्ड ना हुए हों तो पेरेंट का शेयर कैपिटल अंदर वाले कॉलम में लिख लिया करें। वैसे हमेशा ही लिख लिया करें तो भी क्या मसला है, हमेशा ही लिख लिया करें। जी एस का शेयर कैपिटल आगे कितना, 10 और उसका आगे जी 1 और एस सारी 1200।
समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये क्लोजिंग होती है। आगे लाइबिलिटीज, कोशिश करते हैं 7-8 मिनट में सॉल्व हो जाए। ओके, नोट कर लें यहाँ पे। अल्लाह करे प्री आरी दे दे, वरना फिर वो वर्किंग 6 करके 9 मंथ्स के प्रॉफिट और पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ऑन जगह अक्टूबर पी एक्वायर्ड 80% शेयर थ्रू शेयर एक्सचेंज एट एक्विजिशन डेट द रिटेन्ड अर्निंग और 1000 दी है, प्री आरी दे दी है। वरना प्री आरी वर्किंग 6 से निकालनी पड़ती। शेयर एक्सचेंज हुई है, वर्किंग 1.1 नहीं कर लें, उधर जगह नहीं है, खैर है। पहली लाइन होती थी पी बॉट एस शेयर्स, कितने, मुझे ज़रा देख लेने दें। पी बॉट एस शेयर्स 1000 का 80%, 100 का 80%। P bought S shares 80 million. P issued its own shares 80 million divided by S into P. S का एक आएगा तो हम फिर एक ही अपना भेजेंगे। एटी इंटू पी के शेयर की क्या मार्केट में कीमत है? एटी इंटू ये नमाज 3:45 पे ही है ना, या 4 बजे होगी भी है? 45। चलें एंट्री करें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या किया करेंगे सारा? मेरे तो ख्याल से सिर्फ पेपर में ये करना होगा। नहीं 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 नहीं, एंट्री नहीं, ये करना होगा। उसका आई कैप हल पता है क्या कर रहा है? आई कैप ये करता है कि 80 इंटू 25 यहाँ करता है, 80 इंटू 25, और वो 80 लिखता है, 80 इंटू 10 यहाँ करता है, और 80 इंटू 15 यहाँ करता है। बस, यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट करता है पूरे 25 से, और 80 इंटू 10 यहाँ लिख देता है, और 80 इंटू 15 यहाँ। वॉल्यूम 2 में जो लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन है, हमने भी बिल्कुल उसी तरह किया सारा। ये एंट्री स्किप की हैं, अब नहीं एंट्रीज हुआ करेंगी सॉल्यूशंस में आने वाले दिनों में। तो बस 80 को साइड पे निकालना पड़ेगा किसी तरह, वर्किंग में देके 80 को साइड पे निकालना पड़ेगा। लेकिन वो भी जहां आप कुछ ये वाली फिगर निकाल रहे हैं, बेशक वहीं 80 को निकाल दीजिएगा। मैं इस तरह कहना चाह रहा हूं, देखें, एज पर क्वेश्चन तो है ही नहीं, एज पर क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो इस तरह सोचें कि एस के कितने शेयर मैंने लिए? 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, 80 इंटू 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट, वही 80 पकड़े, इस तरह करके ओवरऑल कर सकते हैं। अगर जनरल एंट्री पोस्ट नहीं करनी और तो इस तरह जनरल एंट्री स्किप कर दें जी।
अंबरा की तो वो अलग दी हुई है, उसकी टेंशन नहीं है, कभी कभी इकट्ठी करके दे देते हैं, कभी अलग दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ लिख दें शेयर इशूड, टू बी इशूड नहीं, इशूड। तो ना करें वर्किंग 1.2 या 1.1 जो भी है, वो उधर वही वाली कर लें, काफ़ी है। पता ये चला इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाया करेगी पूरी फेयर वैल्यू, और फेस वैल्यू जाया करेगी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम जाया करेगा शेयर प्रीमियम में। इन्वेंट्री का सरप्लस 100, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, सरप्लस, एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ओह, जितना स्टॉक पड़ा हुआ था सब्सिडरी के गोदाम में 1 अप्रैल को 9 महीने पहले, हम उस सारे को सेल प्राइस पे ले गए, सारा जीपी बुक कर दिया हमने। बाद में 60% उसने भी बेच के जीपी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने एंट्री की थी इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग, अब जब उसने भी रिकॉर्ड किया तो उसका जीपी उल्टाने की एंट्री होगी जीपी डेबिट या एसआरई डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या एसआरई डेबिट और स्टॉक। लेकिन ये एंट्री यहीं पे आप कर दिया करेंगे पेपर में 100 इंटू 60%। ठीक है, रिवर्सल ऑफ जीपी, एसआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। और आगे बोलें, लैंड डेबिट कितने से? 50 से, और सरप्लस 50 माइनस 0। जैन जी नमाज पढ़ के आए, जो लोग लेट आएंगे हम 3:55 से 4 बजे तक कोशिश करेंगे कि ये सवाल ख़त्म कर दें, ताकि कोई आधे घंटे में फिर अगला सवाल भी करके आपको छुट्टी दे दें। जाएं।